everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी इंग्लिश की लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारी पोएम करी थी माय मदर एट 66। अब आज हम लोग फ्लेमिंगो की एक और पोएम करेंगे। पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। देखो सबसे पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। इस पोएम के पोएट का नाम है पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा इनका पेन नेम है। रियल नेम क्या था? इनका रियल नेम था नेफ्ताली रिकार्डो रेस बसोल्टो। बहुत अच्छे पोएट थे, बहुत अच्छे राइटर थे। इसीलिए ईयर 1971 के अंदर ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो देखो पोएट के बारे में आपको सबसे मेन बात क्या पता होनी चाहिए कि पोएट का पेन नेम क्या था। क्या था इनका पेन नेम? पैब्लो नेरूडा। अब इस पोएम के थ्रू, जो हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट, इस पोएम के थ्रू हमारे पोएट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात कन्वे करना चाहते हैं। तो देखो इस पोएम के अंदर पोएट ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है दो चीजों को। एक है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा है साइलेंस। पोएट कहते हैं कि कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए एकदम साइलेंट हो जाओ। साइलेंट से पोएट का मतलब क्या है कि आप जो भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो उन सारी एक्टिविटीज को साइड में रख दो। इस वक्त आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, अपनी बॉडी को भी आपको ज्यादा मूव नहीं करना, और इस मोमेंट के अंदर आप कुछ नहीं बोलोगे, एकदम साइलेंट रहोगे, किसी लैंग्वेज का आप यूज नहीं करोगे, एकदम साइलेंट हो जाओ। और साइलेंट होके क्या करो? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस, यानी कि आत्मविश्लेषण, कि अपने अंदर झांक के देखो, अपने आप को समझो कि यार हम जो भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, क्या वाकई में इन सब एक्टिविटीज से हमें एक एक्चुअल हैप्पीनेस मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से हम जो अदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी जो फैमिली है, हमारे रिलेटिव्स हैं, या फिर जो भी अदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो अर्थ पर अदर क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम उन्हें तो कोई हार्म क्रिएट नहीं कर रहे? हम हमारे जो इतना सुंदर अर्थ है, जो इतना अच्छा एनवायरमेंट है, हम उसे तो कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे। दिस इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने अंदर झांक के देखना, अपने आप को एनालाइज करना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमारे काम से दूसरों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना, हमारे काम से हमें तो खुशी मिल रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम हमारी ही एक्टिविटीज से कहीं अपने आप को तो कोई हार्म नहीं कर रहे ना। दिस इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब पोएट कहते हैं कि एक पल के लिए जब आप साइलेंट हो जाओगे और जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से एज एन इंडिविजुअल आपकी लाइफ के अंदर भी एक चेंज आएगा, आपकी सोल के अंदर एक चेंज आएगा। देखो जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ऐसा नहीं है हम काम करना छोड़ देंगे, हम पैसा कमाना छोड़ देंगे, हम अर्न करना बंद कर देंगे, बट कहीं ना कहीं हम थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे कि यार हम हमारी एक्टिविटीज को इस तरह से करें कि अदर क्रिएचर्स को भी कोई नुकसान ना हो, हमारे एनवायरमेंट को भी कोई हार्म क्रिएट ना हो, हम दूसरे ह्यूमन बीइंग्स को भी हर्ट ना करें। और इसी की वजह से हमारे अर्थ का भी कहीं ना कहीं फेस चेंज होगा। जिस अर्थ को हम इतना एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, इतना हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं, ट्रीज को इतना ज्यादा कट कर रहे हैं, इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन वगैरह क्रिएट हो रहा है, तो जब कहीं ना कहीं हम साइलेंट होकर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम थोड़े से अवेयर हो जाएंगे कि हम हमारे अर्थ को हार्म ना करें, इस पर जो अदर क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उन्हें कोई हार्म ना पहुंचाएं, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे अर्थ का भी फेस चेंज होगा। तो अब हम हमारी पोएम को रीड करेंगे वन बाय वन। मैं आपको सारी लाइंस के मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी, और जो हाईलाइटेड येलो लाइंस हैं उनका मीनिंग आपको इस साइड पर मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो शुरू करते हैं। पोएट कहते हैं नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहते हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे। हम मतलब अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब अब 12 तक काउंट करेंगे, और तब तक हम सब कैसे रहेंगे? एकदम स्टिल रहेंगे। स्टिल से पोएट का मतलब है कि इस मोमेंट के अंदर जब तक हम 12 तक काउंट कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं, कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, सारे काम साइड में रख दो और एक जगह पर बैठ जाओ, और अपनी बॉडी को भी हम लोग ज्यादा मूव नहीं करेंगे, एकदम स्टिल रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे। देखो पोएट ने यहाँ पर यही क्यों बोला कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे। पोएट ऐसा भी बोल सकते थे कि अब हम 10 तक काउंट करेंगे, अब हम 20 तक काउंट करेंगे, वो तो बल्कि और अच्छा होता, राउंड फिगर में होता कि अब हम 10 तक गिनेंगे। पोएट ने यहाँ पर 12 वर्ड का यूज ही क्यों करा? तो इसका कोई भी रीजन हो सकता है। हम कुछ पॉसिबल रीजंस देखते हैं कि हमारी जो ये पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसका टाइटल क्या है? कीपिंग क्वाइट।
इस टाइटल के अंदर भी टोटल कितने लेटर्स हैं? 12 लेटर्स हैं। एक रीजन ये हो सकता है। एक साल के अंदर 12 ही मंथ्स होते हैं। एक रीजन ये हो सकता है। 12 ही ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 ही राशियां होती है, जिन 12 राशियों के अंदर सारे नाम कवर हो जाते हैं। घड़ी के अंदर भी 12 ही आवर्स होते हैं, ये भी एक रीजन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वॉच के अंदर जब हमारी सेकंड्स वाली सुई, हमारी मिनट्स वाली सुई, हमारी आवर्स वाली सुई, तीनों सुइयां जब एक हो जाती हैं, तीनों हैंड्स जब एक हो जाते हैं, तीनों सुइयां एक जगह पर होती है, जब मिल जाती हैं, तभी घड़ी के अंदर 12 बजते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूनिटी भी शो कर रहा है। जब तीनों एक हो जाएंगी तब घड़ी के अंदर 12 बजेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें एक यूनिटी, एक एकता भी शो करता है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ऐसा अर्थ पर पहली बार होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है, सारे ह्यूमन बीइंग्स अपना सारा काम साइड में रख दें। इस मूवमेंट के अंदर कोई भी ह्यूमन बीइंग कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इस मूवमेंट के अंदर हम लोग किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली लैंग्वेज वर्ड को ही क्यों यूज करा है, लैंग्वेज के लिए ही क्यों बोला है? क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पर हम सब डिवाइड हो चुके हैं। लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्टिंक्शन होता है कि नॉर्थ में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, साउथ में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, और इस कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, इस कंट्री में हिंदी, यहाँ पर फ्रेंच, यहाँ पर जर्मन। तो हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब एक ही है, बट हम सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स लैंग्वेज के बेसिस पर आपस में डिवाइड हो चुके हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बट लैंग्वेज क्या है? सिर्फ एक मीन्स है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग डिवाइड हो चुके हैं। तो इसी यूनिटी को लाने के लिए, एक एकता को लाने के लिए पोएट कहते हैं कि इस मूवमेंट के अंदर हम लोग किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। एक सेकेंड के लिए हम सब रुक जाते हैं। इस मूवमेंट के अंदर हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। और इस मूवमेंट के अंदर जब हम 12 तक काउंट कर रहे हैं, हम लोग हमारी आर्म्स को भी ज्यादा मूव नहीं करेंगे। आर्म्स का मतलब है हमारे हाथ, यानी कि हम हमारी बॉडी को भी ज्यादा मूव नहीं करेंगे। और आर्म्स का यहाँ पर मेन मीनिंग है, आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स। वेपन्स मतलब हथियार। इस मूवमेंट के अंदर लोग हथियारों का, वेपन्स का यूज भी नहीं करेंगे। यानी कि इस मूवमेंट के अंदर कोई वॉर्स नहीं होंगी, कोई लड़ाइयां नहीं होंगी, कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई ब्लड शेड नहीं होगा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ भी बर्बादी नहीं होगी। ये मूवमेंट कैसा होगा? एकदम पीस का मूवमेंट होगा, एकदम शांति का मूवमेंट होगा। It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. पोइट आगे कहते हैं कि ये एक exotic movement होगा। exotic का मतलब क्या है? ये एकदम unusual movement होगा, unfamiliar movement होगा, असामान्य movement होगा। ऐसा हम लोगों ने पहले कभी फील नहीं करा होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने भी ह्यूमन बींग्स है, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स एकदम स्टिल हो जाएं, कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, कोई भी कुछ काम नहीं करेगा, कोई भी ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। ऐसा मूवमेंट पहले कभी देखा ही नहीं होगा। तो ये एकदम अनयूजुअल, एकदम एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। विदाउट रश। विदाउट रश का मतलब है इस मूवमेंट के अंदर किसी को भी कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा कि यार मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। इस मूवमेंट के अंदर कोई भी ग्रेट स्पीड में भाग नहीं रहा होगा, किसी को भी किसी तरह की कोई जल्दी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स। इस मूवमेंट के अंदर हमें इंजन्स की आवाज भी सुनने को नहीं मिलेगी। सारे ह्यूमन बींग्स एक जगह बैठ गए हैं, सारे ह्यूमन बींग्स एकदम शांत हो चुके हैं, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। तो व्हीकल्स को कौन चलाएगा? गाड़ी मोटर को कौन चलाएगा? गाड़ी मोटर नहीं चलेंगे, व्हीकल्स नहीं चलेंगे। मशीन्स को कोई चलाने वाला नहीं है, मशीन्स नहीं चलेंगी। तो इस मूवमेंट के अंदर हमें किसी भी तरह के व्हीकल्स की कोई आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, किसी भी तरह की मशीन्स की कोई आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। तो दिस वुड बी अ मूवमेंट विदाउट इंजन्स। वी वुड ऑल बी टुगेदर। वी का मतलब है हम सब, अर्थ पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एंटायर मैनकाइंड की यहाँ पर बात करी गई है। हम सब किसके अंदर होंगे? एक सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर होंगे। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग होगी जो हम लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं करी होगी, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और इस पल के अंदर, इस मोमेंट के अंदर हमें एक अलग सा रिलीफ फील होगा, जब हम एकदम साइलेंट होंगे और इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, अपने अंदर झांक के देख रहे होंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, हमारे काम से हमें खुशी मिल रही है क्या, दूसरों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना। तो इस मोमेंट के अंदर हमें एक अलग ही रिलीफ फील होगा और एक अलग ही इंटरनल प्लेजर, अलग ही शांति हमें फील होगी।
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब जो पोएट हैं वो फिशरमैन को एड्रेस करते हुए कहते हैं, देखो फिशरमैन का काम क्या होता है, फिशिंग करना। तो पोएट कहते हैं कि इस मूवमेंट के अंदर जो फिशरमैन है कोल्ड सी के अंदर वो भी वेल्स को किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएंगे। कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा तो जो फिशरमैन है वो फिशिंग भी नहीं करेंगे, फिशिंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो वेल्स को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली जो पोएट हैं वो फिशरमैन को ही एड्रेस करते हुए कहते हैं कि भाई आप वेल्स को किसी तरह का हार्म मत पहुंचाओ। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब पोएट किसे एड्रेस करते हैं, अब पोएट उन लोगों को एड्रेस करते हैं जो सॉल्ट गैदर करते हैं। सॉल्ट गैदर मतलब जो सीज के अंदर से सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, ये काम भी किसी ना किसी का है। तो ये जो लोग सीज के अंदर से सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, उसकी वजह से उन लोगों के हाथ बहुत ज्यादा छिल जाते हैं, उनके हाथों पर ब्लिस्टर्स होते हैं, छाले होते हैं, बहुत ज्यादा घाव होते हैं, वुंड्स होते हैं। तो पोएट उन लोगों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि इस मोमेंट के अंदर जब सब लोग रुक जाएंगे, कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, तो वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं उन्हें इतनी फुर्सत मिलेगी कि वो अपने हाथों की तरफ देखेंगे कि यार सॉल्ट इकट्ठा करते करते हमारे हाथ कितने ज्यादा छिल चुके हैं, हमारे हाथ पर कितने वुंड्स हैं, कितने ब्लिस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं पोएट इन लोगों को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि भाई आप अपने इंजर्ड हाथों का भी ध्यान रखो, उन्हें भी सही करने की कोशिश करो। मतलब इन लाइंस के थ्रू पोएट क्या कहना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हमारी एक्टिविटीज की वजह से दूसरों को तो हार्म पहुंचाते ही हैं। अर्थ पर जो अदर क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको तो हम हार्म पहुंचाते ही हैं। कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज की वजह से हम अपने आप को भी हार्म पहुंचाते हैं, हम अपने आप को भी हर्ट करते हैं। हम जो इतना सारा पोल्यूशन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को तो हार्म पहुंचा ही रहे हैं, बट इन सब का रिजल्ट क्या होता है, इन सब की वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़ता है। हम ट्रीज कट कर रहे हैं, एनवायरमेंट को तो नुकसान हो ही रहा है, बट कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ को भी तो डेंजर में डाल रहे हैं। ट्रीज कट कर देंगे तो हम सांस कैसे लेंगे। तो पोएट वही कह रहे हैं कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से दूसरों को भी नुकसान होता है और हमें खुद को भी नुकसान होता है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। आगे पोएट दोस्त किसके लिए यूज करते हैं, वो लोग जो अलग अलग तरह की वॉर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अलग अलग तरह की वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सी वॉर्स, एक है ग्रीन वॉर्स, एक है वॉर्स विद गैस और एक है वॉर्स विद फायर। देखो ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है, डिफॉरेस्टेशन। हम लोग हमारी ग्रोथ के चक्कर में इतने पागल हो गए हैं कि हम बहुत ज्यादा ट्रीज कट कर रहे हैं, और ट्रीज कट करने को क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन। तो ये कौन सी वॉर है, जो हम ह्यूमन बीइंग्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हम हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, पूरी की पूरी जो ग्रीनरी थी उसे हम खत्म करते जा रहे हैं ट्रीज कट करके। सो दिस इज ग्रीन वॉर्स। एक है वॉर्स विद गैस। वॉर्स विद गैस का मतलब क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स हमारी एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, बहुत सारी पॉइजनियस गैसेस रिलीज करते हैं। देखो जैसे घरों के अंदर फ्रिज होता है, एसी होता है, इनकी वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है एनवायरमेंट में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इंडस्ट्रीज से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है एनवायरमेंट के अंदर। जो हमारे व्हीकल्स हैं उनसे बहुत सारी हार्मफुल और पॉइजनियस गैसेस रिलीज होती हैं एनवायरमेंट में। तो ये भी एक ऐसी लड़ाई है जो हम ह्यूमन बीइंग्स प्रिपेयर कर रहे हैं अगेंस्ट आवर एनवायरमेंट। तो ये हो गई हमारी वॉर्स विद गैस। और एक होता है वॉर्स विद फायर। देखो जब लड़ाइयां होती हैं, जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो वो कौन सी वॉर है, वो है वॉर्स विद फायर। क्योंकि इस वॉर के अंदर हम लोग हार्मफुल एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं, वहां पर आग का रोल है। न्यूक्लियर वॉर्स होती है, यहाँ पर आग का रोल है। तो ये भी वही वॉर है जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और इन वॉर्स की वजह से हम हमारे पूरे एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। हम जो अदर क्रिएचर्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स ही एक दूसरे को इन वॉर्स के अंदर मार रहे हैं। टेररिस्ट अटैक में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स की तो जान जाती है ना, हम लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। इतनी सारी लड़ाइयां लड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही भाइयों को, अपने जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स को इन वॉर्स के अंदर किल करते हैं। आगे पोएट कहते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अगर ऐसी ही वॉर्स चलती जाएंगी, तो अगर किसी की विक्ट्री हो भी जाती है, अगर किसी की जीत हो भी जाती है, तो उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास में सर्वाइवर्स ही नहीं बचेंगे। इन सब वॉर्स के अंदर अगर हम लोगों की डेथ हो जाएगी, तो उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए क्या हमारे पास में सर्वाइवर्स बचेंगे, लोग बचेंगे?
आगे पोएट कहते हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, कि भाई अब इस मोमेंट के अंदर क्लीन क्लोथ्स पहन लो, साफ कपड़े पहन लो। पोएट का यहाँ पर मतलब क्या है कि जो लोग इन वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इतना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, अलग अलग तरह की वॉर्स होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो जो भी लोग इन वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके जो कपड़े हैं वो एक तो बॉम्ब वगैरह से, बारूद वगैरह से गंदे हो जाते हैं, प्लस वॉर्स के अंदर इतने सारे लोगों की डेथ होती है, तो जो कपड़े हैं उन पर ब्लड स्टेन्स है, खून के धब्बे हैं, खून से रंगे हुए हैं वो कपड़े। तो पोएट कहते हैं कि भाई अब आप साफ कपड़े पहन लो। तो देखो, साफ कपड़े से पोएट का मतलब यही नहीं है कि हम हमारी बाहर की जो अपीयरेंस है सिर्फ उसे बदल ले, हमारी आउटर अपीयरेंस को बदले। पोएट का मतलब ये भी है कि हम इनसाइड एज अ पर्सन कैसे हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो सोल है, उसके अंदर भी एक बदलाव लेकर आए। हम हमारे मन से जितनी भी नेगेटिविटी है, सारी की सारी नेगेटिविटी को दूर कर दें और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। हमारे मन के अंदर जितनी भी नफरत है, जितनी भी हेट्रेडनेस है एक दूसरे के टूवर्ड्स, उस हेट्रेडनेस, उस जेलेसी को हम कहीं ना कहीं खत्म करें और आपस में एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग होनी चाहिए, एक भाईचारे वाली ही फीलिंग होनी चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और हम आपस में अपने भाइयों के साथ में वॉक करें। भाई मतलब अर्थ पर जितने भी अदर ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिनसे भी हम लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, वो सब भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, हमारे भाई ही हैं, तो हम उनके साथ में वॉक करें, यानी कि आपस में क्या हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में प्यार हो, ब्रदरहुड वाली फीलिंग हो। इन द शेड डूइंग नथिंग, अब देखो इन द शेड से पोएट का मतलब क्या है, जिस तरह से शेड का मतलब क्या होता है, शेड का मतलब होता है छाया। जिस तरह से छाया हमें सन की हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही हम सब भी एक दूसरे को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, एक दूसरे के अगेंस्ट ना जाएं, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्यार हो, और हम सब एक दूसरे को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। डूइंग नथिंग, इस पल हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ साइलेंट रहना है और इंट्रोस्पेक्शन करना है, इन सब बातों के बारे में सोचना है। What I want should not be confused with total inactivity। अब भाई पोएट को डर लगता है कि मैं इतनी बार लोगों को बोल रहा हूं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, स्टिल हो जाओ, इस मोमेंट के अंदर आपको ना कुछ बोलना है, ना कोई काम करना है, ना ज्यादा बॉडी को मूव करना है, तो कहीं लोग मेरी इन बातों को डेथ ना समझ लें, कहीं लोग ऐसा ना सोच ले कि मैं डेथ के बारे में बात कर रहा हूं। तो पोएट कहीं ना कहीं अपने आप को क्लेरिफाई करते हुए कहते हैं व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, मैं डेथ की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ तो क्या है, व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ में जो हमें काम करने हैं वो काम तो हमें करने ही है, हमारा डेली का काम है, बच्चों का काम है पढ़ना, हम लोगों का काम है कि भाई जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है पेशेंट्स को ट्रीट करना, तो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। सबको जो काम करने हैं वो काम तो करने ही है और लाइफ ऐसे ही चलती जाएगी। बट डेली की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ पल हमें निकाल के, कुछ मोमेंट हमें निकाल कर एकदम साइलेंट होना चाहिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि हमने जो भी कुछ करा है या फिर हम जो भी कुछ कर रहे हैं और करने वाले हैं वो सही तो है ना, उससे हमें तो खुशी मिलेगी ना, और उसकी वजह से दूसरों को, हमारे एनवायरनमेंट को, अदर ह्यूमन बीइंग्स को, अदर क्रिएचर्स को तो कोई नुकसान नहीं होगा ना। मेरा मतलब ये है कि हमारे दिन से हम थोड़ा सा टाइम निकालें और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। मैं डेथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट्स, देखो नो ट्रक विद क्या है, एक ईडियम है और इस ईडियम का मतलब होता है नथिंग टू डू विद। क्या है, नो ट्रक विद क्या है, एक ईडियम है, इसका मतलब होता है नथिंग टू डू विद। पोएट कहते हैं दैट ही हैज नथिंग टू डू विद डेथ, वो यहां पर डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट इनएक्टिविटी की वो यहां पर बात नहीं कर रहे हैं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, पोएट कहते हैं कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते, सिंगल माइंडेड का मतलब है हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती रहती है, हम एक ही साइड का सोचते हैं, दूसरी साइड का हम सोचते ही नहीं। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई हमें हमारे टास्क कंप्लीट करने हैं, हमारी जो भी जॉब है, हमारा जो भी काम है, हमें हमारा वो काम कंप्लीट करना है, और इसके पीछे हमारा मकसद क्या है कि हमें पैसा कमाना है, हमें बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीजें खरीदनी है, गाड़ी, बंगला, घर, सारी की सारी चीजें खरीदनी है, हमें खुद की ग्रोथ करनी है, खुद का डेवलपमेंट करना है। हम सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ हमारे टास्क को कंप्लीट करने के बारे में सोचते हैं, और इन सब के अंदर हम लोग इतना डीपली इन्वॉल्व हैं कि हम कभी भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करते ही नहीं। हमारे पास में टाइम ही नहीं है कि हम कुछ पल शांत हों, साइलेंट हों और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना अंदर झांक के देके सेल्फ एनालिसिस करें। हम ये सारी चीजें तो करते ही नहीं है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, पोएट कहते हैं एक पल के लिए जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम साइलेंट हो जाएंगे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves
एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो ये जो ह्यूज साइलेंस होगी, जब सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स एकदम साइलेंट होंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे, तो ये जो हमारी साइलेंस होगी ये एक सैडनेस को खत्म करेगी, एक सैडनेस को इंटरप्ट करेगी। अब सैडनेस क्या है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। एक तो सैडनेस ये है कि हम कभी खुद को समझ ही नहीं पाते, हम कभी भी खुद को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, हमें समझ ही नहीं आता कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिल भी रही है या नहीं मिल रही। देखो आज हम काम क्यों कर रहे हैं? ताकि फ्यूचर में हम गाड़ी खरीद सके, फ्यूचर में हम एक अच्छा घर बना सके, फ्यूचर में हमारी लाइफ सेटल्ड हो, हम एक लग्जरी लाइफ जिए। तो वो क्या है? हमारी फ्यूचर की हैप्पीनेस है। उसको पाने के चक्कर में हम इतने पागल हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या प्रेजेंट में भी हमें खुशी मिल रही है। हम ये देख ही नहीं पाते कि हम हमारी एक्टिविटीज की वजह से दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये एक सैडनेस है कि हम कभी भी खुद को समझ ही नहीं पाते और धीरे धीरे हम अपने आप को डेथ से थ्रेटन कर रहे हैं, डेथ से धमका रहे हैं, हम अपने आप को धीरे धीरे डेथ के पास लेकर जा रहे हैं। जैसे पीछा देखा था हम लोगों ने कि जो सॉल्ट गैदरर्स होते हैं उनके खुद के हाथ ही खराब हो जाते हैं, उनके खुद के हाथों पर ही छाले होते हैं, उनके खुद के हाथों पर वुंड्स होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं हमारी एक्टिविटीज की वजह से अपने आप को भी डेथ के पास लेकर जा रहे हैं। हम इतने ज्यादा ट्रीज कट कर रहे हैं तो सांस कहां से लेंगे? हम ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें। हम जो है वो हमारे पूरे एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पोल्यूटेड एनवायरमेंट में आने वाले टाइम में हम सर्वाइव कर पाएंगे? और आज भी इसी पोल्यूशन की वजह से इतनी सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कैंसर है या फिर अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ ही नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी सैडनेस है कि हम एक तो खुद को नहीं समझ पाते कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं और हम अपने आप को धीरे धीरे डेथ के पास लेकर जा रहे हैं, डेथ से थ्रेटन करवा रहे हैं। तो कुछ पल के लिए जब हम साइलेंट होंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये जो सैडनेस है इस सैडनेस को हम ब्रेक कर देंगे। ये जो हमारी साइलेंस है वो इस सैडनेस को इंटरप्ट करेगी और इस पल के अंदर, इस मोमेंट के अंदर हमें एक अलग ही इंटरनल प्लेजर फील होगा, एक अलग ही रिलीफ, एक अलग ही शांति हमें महसूस होगी। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। अब पोएट कहते हैं कि अर्थ भी हमें लाइफ का एक लेसन देता है, अर्थ भी हमें कुछ टीच करता है, अर्थ भी हमें कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? कि एक बार जब ऐसा लगता है सारी चीजें डेड हो चुकी हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके बाद में दोबारा से सब कुछ सही होने लगता है, दोबारा से सारी की सारी चीजें जिंदा होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मौसम बदलता है, जब ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का मौसम आता है, तो जो पूरा पेड़ होता है वो पूरा पेड़ सूखा पड़ जाता है, सारी लीव शेड हो जाती हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं सारे के सारे फ्लावर्स शेड हो जाते हैं, पूरा पेड़ सूख जाता है। फिर जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है दोबारा से नई कलियां खिलने लगती हैं, दोबारा से वो जो पेड़ है वो हरा भरा होने लगता है। तो क्या था? जो पेड़ पहले डेड हो चुका था वो सीजन बदलते ही, स्प्रिंग सीजन आते ही दोबारा से अलाइव होने लगता है। तो अर्थ भी हमें इसी तरह से एक लेसन टीच कर रहा है कि एक बार जब सब कुछ लगता है डेड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद में चीजें दोबारा सही होने लगती हैं, दोबारा अलाइव फील होने लगती हैं। एक बार जब तबाही आ जाती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद में दोबारा सब कुछ सही होता है, नए क्रिएचर्स का जन्म होता है, नई चीजें जन्म लेती हैं, हमारा जो अर्थ है वो दोबारा से ग्रो करने लगता है। When people will remain quiet, सेम इसी तरह से जब कुछ पल के लिए हम लोग एकदम क्वाइट रहेंगे, जब हम 12 तक गिन रहे हैं फॉर अ वाइल, they will realize the purpose of their lives। तब कहीं ना कहीं हम मन में रियलाइज करेंगे हमारी लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है, मकसद क्या है। Just like all the creations of the nature undergo a rebirth with the change of season। जिस तरह से मौसम जब बदलता है तो नेचर के जितने भी क्रिएशंस हैं उन सबका रीबर्थ होता है। जैसे मैंने आपको पेड़ों का एग्जांपल दिया, ऑटम में जो पेड़ है वो मुरझा जाएगा, डेड हो जाएगा, स्प्रिंग आते ही वो पेड़ दोबारा से जिंदा हो जाता है। सेम ऐसे ही जब हम कुछ पल के लिए शांत होंगे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसका रीबर्थ होगा। हमारा जो लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव बदलेगा, हमारी सोच में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। पोएट कहते हैं अब मैं 12 तक काउंट करूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मैं काउंट करता जाऊंगा और आपको कैसा रहना है, एकदम क्वाइट रहना है, एकदम साइलेंट रहना है। और साइलेंट रह के क्या करना है आपको? साइलेंट रह के आपको करना है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को झांक कर देखना है हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सही तो है ना, इसकी वजह से किसी दूसरे लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना। तो ये हम लोगों ने हमारी पूरी पोएम कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं इस पोएम की कुछ पोएटिक डिवाइसेस की। तो देखो पोएटिक डिवाइसेस करते हैं। यहां पर आप देखो, यहां पर ये जो दोनों वर्ड्स हैं वी
और विल, दोनों वर्ड्स की शुरुआत किससे हुई है? W से हुई है, और W क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। अल्फाबेट्स के अंदर A, E, I, O, U, ये 5 तो क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं, और अल्फाबेट के अंदर इसके अलावा जो अदर लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब कुछ वर्ड्स की शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो और कॉन्सोनेंट रिपीट हो, यहां पर भी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हुई है W से, यहां पर भी शुरुआत W से हुई है, और रिपीटेशन है, यहां पर भी W रिपीट हुआ है, यहां पर भी W रिपीट हुआ है, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एलिटरेशन। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोएटिक डिवाइस। और कहा हमें ये देखने को मिला? अगेन यहाँ पर देखने को मिला WW, अगेन हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर WW, ये भी क्या है? एलिटरेशन है। अगेन यहाँ पर सडन स्ट्रेंज के अंदर SS रिपीट हो रहा है। तो जब वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन है 2 या 2 से ज्यादा बार, उसे बोला जाता है एलिटरेशन। क्या कहते हैं? एलिटरेशन। यहाँ पर भी देखो हिज, हर्ट, हैंड्स, तो ये जो H है ये 3 बार रिपीट हुआ है, दैट इज एलिटरेशन। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखो, यहां पर इस लाइन की शुरुआत क्या है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। दोनों लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से हुई है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से हो, उस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है एनाफोरा। क्या कहते हैं? एनाफोरा। क्या कहा जाता है? एनाफोरा। याद रहेगा। यहां पर दिया है विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, विदाउट वर्ड रिपीट हुआ है। एलिटरेशन के अंदर हम लोग लेटर की बात कर रहे थे, वो भी स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यहां पर पूरा पूरा वर्ड रिपीट हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज पर ज्यादा स्ट्रेस डाला है, ज्यादा इसे इंपॉर्टेंस दी है, ज्यादा एम्फेसिस डाला है। इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है रिपीटेशन। क्या कहते हैं इस पोएटिक डिवाइस को? इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है रिपीटेशन। तो 3 पोएटिक डिवाइसेस यहां पर आए, एक है एलिटरेशन, दूसरा है अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से हो, दैट इज एनाफोरा, और अगर हम वर्ड्स को रिपीट करते हैं, दैट इज रिपीटेशन। आगे यहां पर देखो आप, वॉर्स, वर्स, वर्स, तो वर्ड्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इस पोएटिक डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? पीछे देख लिया हम लोगों ने, रिपीटेशन। उसके बाद में क्लीन क्लोथ्स के अंदर सी क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, दैट इज अगेन एलिटरेशन। क्या है ये? एलिटरेशन। अब यहां पर एक चीज और है, देखो ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या था? ग्रीन वॉर्स का मतलब था डिफॉरेस्टेशन, जो हम इतने ज्यादा पेड़ कट कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस का मतलब क्या था? कि हम हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग हार्मफुल गैसेस को रिलीज कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर का मतलब क्या था? हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर्स की, या फिर हार्मफुल एक्सप्लोजिव्स की, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह की। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ यही नहीं था कि क्लीन कपड़े पहन लो, इसका मतलब था कि हमारी सोच के अंदर चेंज लेकर आओ, लाइफ को लेकर जो हमारा पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव को बदलो, अपने मन से सारी की सारी नेगेटिविटी को हटा दो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, हेट्रेडनेस और जेलसी वाली फीलिंग को हटा दो, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए। तो ये जो लाइंस है, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, या फिर मैं कह सकती हूँ ब्रदर्स, ये जो लाइंस है ये कुछ और ही दर्शा रही हैं, कुछ और ही शो कर रही है ना, इनका मतलब तो कुछ और ही है। तो जब इस तरह से कुछ जो लाइंस है वो किसी दूसरी चीज को सिंबलाइज करती है, किसी दूसरी चीज को दर्शाती हैं, इस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है सिंबलिज्म। क्या कहते हैं? सिंबलिज्म। याद रहेगा, सिंबलिज्म। यहां पर शेड का मतलब क्या था? जिस तरह से शेड का मतलब छाया होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर शेड का मतलब क्या था? प्रोटेक्शन, ताकि हम सब एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो शेड है, उस शेड को किससे कंपेयर करा है? प्रोटेक्शन से कंपेयर करा है। जिस तरह से शेड जो है वो हमें सनलाइट से बचाती है, उसी तरह से हम सब भाई भाई भी आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, शेड को प्रोटेक्शन से कंपेयर करा है ना हम लोगों ने, तो जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, उस पोएटिक डिवाइस को बोला जाता है मेटाफर। क्या कहते हैं? मेटाफर। लास्ट आता है अर्थ कैन टीच। मुझे बताओ, अर्थ क्या हमें वाकई में टीच कर सकता है? अर्थ क्या सही में पढ़ा सकता है? पढ़ाने का काम किसका है? पढ़ाने का काम है ह्यूमन बीइंग्स का। ये काम कोई और नहीं कर सकता ना, ये काम किसका है? ह्यूमन बीइंग्स का। तो हम अर्थ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? मानो अर्थ क्या है? कोई पर्सन है, अर्थ कोई ह्यूमन बीइंग है। तो जब हम किसी भी चीज को ऐसे ट्रीट करें मानो वो चीज कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई पर्सन है, यानी कि उसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग्स के कैरेक्टर्स डाल दिए हैं, इसे बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। क्या कहा जाता है?
पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं मानवीयकरण, कि किसी चीज को ऐसे शो करना मानो वो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, वो काम कर सकती है। जैसे अर्थ कुछ खा रहा है, अर्थ कुछ पढ़ा रहा है, अर्थ कुछ बोल रहा है, ये चीजें वाकई में अर्थ नहीं कर सकती। ये काम किसके हैं, पर्सन के हैं, ह्यूमन बीइंग्स के हैं। इस पोएटिक डिवाइस को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण। तो ये हम लोगों ने हमारी पूरी पोएम कर ली कीपिंग क्वाइट। तो 2 पोएम्स हम लोग कर चुके हैं फ्लेमिंगो की, एक हम लोगों ने करी माय मदर एट 66, आज कीपिंग क्वाइट कर ली। यहां तक आपको पढ़ के रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नई पोएम के साथ में। बाय फॉर नाउ।